नमस्कार दोस्तों, कुमार कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी की पहली क्लास है। इस क्लास में हम विटामिन्स को पढ़ाएंगे। विटामिन्स के बारे में प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आया ही रहता है। तो आप जानते हैं विटामिन्स क्या होता है। विटामिन्स की खोज सबसे पहले लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन्स की खोज सबसे पहले लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर के लिए विटामिन्स को ग्रहण करना आवश्यक है। तब इन्हें विटामिन नाम से ना देकर एक अज्ञात पदार्थ का नाम दिया गया था। एक अज्ञात पदार्थ का नाम दिया गया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक इजिक मान हुए। इन्होंने जो लूनिन ने कहा था कि इन अज्ञात पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक अंग है, इन्होंने इनके मत का यानी कि इनकी थ्योरी का समर्थन किया और कहा कि जो लोग पॉलिश किए हुए चावलों का ज्यादा सेवन करते हैं उनमें बेरी रोग होने की काफी संभावना होती है। उसके बाद फुंक तथा हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन थ्योरी दी, विटामिन सिद्धांत दिया, विटामिन थ्योरी दी तथा जितने भी ऊपर सिद्धांत दिए गए थे विटामिन्स के बारे में उनका सभी का समर्थन किया गया और इन पर बारीकी से चर्चा की गई। उसके बाद 1912 में फुंक यानी कि फंक नामक वैज्ञानिक ने इन अज्ञात पदार्थों को विटामिन्स नाम दिया। इन अज्ञात पदार्थों को विटामिन्स नाम दिया। तो ये तो हो गए विटामिन्स की खोज से रिलेटेड तथ्य। अब जानते हैं विटामिन्स होता क्या है। विटामिन्स ये ऊर्जा के लिए आवश्यक नहीं होते, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बल्कि ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अगर इनको भोजन के माध्यम से ना लिया जाए, विटामिन्स को भोजन के माध्यम से ना लिया जाए, तो भोजन के माध्यम से ना लेने के कारण शरीर का मोटेबॉलिज्म क्रिया यानी कि उपापचय क्रिया होती है, वह रोग से ग्रस्त हो जाती है। इसलिए ये शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, यानी कि ग्रोथ फैक्टर है। अगर ये ना लिया जाए तो इनसे रोग ग्रस्त हो जाता है, यानी कि जिसे अपूर्णता रोग डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है, उनसे रोग से ग्रस्त हो जाता है मानव का शरीर। यानी कि ये सूक्ष्म पदार्थ इनके लेना जरूरी है, या तो मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में विटामिन्स को। तो इनसे क्या होता है, ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व यानी कि इन्हें ग्रोथ फैक्टर यानी कि इन्हें ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है। तथा इनसे जो रोग होते हैं उन्हें अपूर्णता रोग यानी कि डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। विटामिन्स या तो हमारे शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, या फिर कुछ विटामिन शरीर के अंदर संचित हो जाते हैं। तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में भाग जो वसा में घुलनशील है, यानी कि जो फैट में सोल्यूबल है, और दूसरे में पदार्थ जो जल में घुलनशील है, यानी कि जो वाटर में सोल्यूबल है। तो जो जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं वे शरीर में से पेशाब के या मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा यानी कि जैसे घी, तेल, चर्बी, ये सब वसा में आती है।
यानी कि जो पानी में नहीं घुलती, जो कार्बनिक पदार्थ पानी में नहीं घुलते वे वसा कहलाते हैं। तो जो जल में घुलनशील पदार्थ जो विटामिन होती है, जैसे विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है, यानी कि इनका शरीर में संचय बहुत कम हो पाता है, यह पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती है। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए। विटामिन ए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। इसके जो स्रोत है, यह भोजन के माध्यम से कैसे ग्रहण की, यानी कि भोजन में या फलों में सबसे ज्यादा किस में विटामिन ए पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, कलेजी और गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा चावल में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा पपीता तथा आम में भी विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए जो पादप होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें कैरोटीन रंजक, कैरोटीन पिगमेंट में उपस्थित होते हैं। और मानव के शरीर में यह करती यानी कि लीवर में संचित होते हैं। ये पौधों में कैरोटीन रंजक में उपस्थित होते हैं, अभी बताएंगे कैरोटीन क्या होता है। और लीवर में विटामिन ए संचित होता है। जो कैरोटीन रंजक होता है वो पौधों को नारंगी रंग प्रदान करता है। आपने देखा भी होगा जो पत्तियां या उनके तने होते हैं वे क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। उसी प्रकार पौधों में कैरोटीन के कारण जो कैरोटीन रंजक होता है वो नारंगी रंग प्रदान करता है। इसी प्रकार पेड़ पौधों में एक ज़ैंथोफिल रंजक होता है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है, वो पीला रंग प्रदान करता है पेड़ पौधों को। तो जो कैरोटीन होता है पादपों में होता है, वो विटामिन ए संचित होता है और मानव शरीर में लीवर में उपस्थित होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से अगर विटामिन ए के जो स्रोत है, जो साग सब्जियां फल है, उनको ना लिया जाए भोजन के माध्यम से, तो जो रोग हो जाते हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 रतौंधी। नंबर 1 रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस आंख का एक आवश्यक अंग है कॉर्निया। जब कॉर्निया की कोशिकाएं या तो कम विकसित होती हैं या नहीं विकसित होती है, तो ऐसी अवस्था को रतौंधी कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। रतौंधी में जो रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन्हें या तो कम लाइट में यानी कि कम प्रकाश में या तो कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। उन्हें तेज प्रकाश में यानी कि सूर्य की तेज रोशनी में ही रतौंधी के मरीज को दिखाई देता है, कम प्रकाश में इनको नहीं दिखाई देता। तो इन्हें कम प्रकाश में नहीं दिखाई देता, यानी कि जैसे जैसे रात होगी रतौंधी के मरीज को दिखना कम हो जाएगा, यानी कि तेज प्रकाश में देख पाते हैं रतौंधी के मरीज। जब कॉर्निया या त्वचा में सूखापन आने लगता है,
ड्राइनेस आने लगता है तो इस अवस्था को सल्की भवन कहा जाता है। तो इस अवस्था को सल्की भवन, कीरेटिनाइजेशन कहा जाता है। जब कोर्निया या त्वचा की कोशिकाओं में सूखापन आने लगता है तो इस अवस्था को सल्की भवन यानी कि कीरेटिनाइजेशन कहा जाता है। इस कीरेटिनाइजेशन के कारण ही जीरोफथेल्मिया रोग हो जाता है। जीरोफथेल्मिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि सूखी त्वचा या सूखी आंख, सूखी त्वचा या सूखी आंख, ड्राइनेस हो जाता है। यानी कि इससे दो महत्वपूर्ण रोग होते हैं। नंबर 1 रतौंधी और दूसरा जीरोफथेल्मिया। यानी कि जो कोर्निया से जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है, जो अश्रु ग्रंथि होती है, जो आंसू निकलते हैं वे आंख के लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। जब उसमें से स्त्राव नहीं होगा यानी कि पानी बाहर नहीं आएगा तो उसमें सूखापन आ जाएगा। सूखापन आने से पलकों में तथा कोर्निया में जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं और उसके कारण अंत में आदमी अंधापन का शिकार हो जाता है इस जीरोफथेल्मिया में। यानी कि जीरोफथेल्मिया में क्या करता है, सूखी त्वचा या सूखी आंख को ज्यादा प्रभावित करता है, यानी कि अंधापन का शिकार जीरोफथेल्मिया के कारण हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से 2 रोग हो जाते हैं। नंबर 1 रतौंधी और नंबर 2 जीरोफथेल्मिया। विटामिन ए शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अंग होता है, यानी कि स्वास्थ्य प्रदान करने में इसकी बहुत महत्ता होती है विटामिन ए की। ये बाहर के संक्रमणों से भी बचाता है, यानी कि जैसे बैक्टीरिया का संक्रमण, वायरस का संक्रमण, इन संक्रमणों से भी बचाता है। इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। अगर विटामिन ए के बारे में एक लाइन में कहा जाए तो विटामिन ए की कमी से आंख की रोशनी कम हो जाती है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। आंखों की रोशनी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि दृष्टि रंगाई यानी कि दृष्टि में जितने भी रंग होते हैं उन्हें विटामिन ए ही विकसित करने का काम करता है। यानी कि दृष्टि रंगाई विजिबल पिगमेंट होते हैं, वे विटामिन ए का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी कि दृष्टि रंगाओं में यानी कि विजिबल पिगमेंट में दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में विटामिन ए का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी कि अगर एक लाइन में कहा जाए तो विटामिन ए आंख की रोशनी के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। अब जानते हैं विटामिन डी। विटामिन सी तो क्या है, जल में घुलनशील है, इसलिए पहले विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसके महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य की किरणें, मक्खन, घी, मछली का तेल तथा अंडा। इसके महत्वपूर्ण भाग है। इनमें से भी सूर्य की किरणें और मछली का तेल इसके महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन डी के। यानी कि सूर्य की किरणों से कैसे मिलता है विटामिन डी? सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट वेव्स होती है, पराबैंगनी किरणें होती है। तो वे जो किरणें होती है अल्ट्रावायलेट वेव होती है, जब वे त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा में एक पिगमेंट पाया जाता है
इर्गेस्ट्रोल पाया जाता है। ये इर्गेस्ट्रोल क्या करता है, ये जो सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रे आ रही है उन्हें विटामिन डी में विटामिन डी में बदल देता है। तो विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलती है, और जो मछली का तेल है उससे, अंडे की जर्दी से, घी से, मक्खन से मिलती है विटामिन डी। विटामिन डी हम जो शरीर में भोजन के माध्यम से कैल्शियम तथा फास्फोरस ग्रहण करते हैं, उसके सिद्धांत पर विटामिन डी काम करता है। कैसे काम करता है? जब हम भोजन के माध्यम से कैल्शियम तथा फास्फोरस को ग्रहण करते हैं, जब हम कैल्शियम तथा फास्फोरस को ग्रहण करते हैं, और ये जो फास्फोरस तथा कैल्शियम है ये हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, ये हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। इसी का संश्लेषण विटामिन डी करती है। यानी कि अगर हम भोजन के माध्यम से कैल्शियम तथा फास्फोरस को ना लें तो विटामिन डी त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, यानी कि सही से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात तो विटामिन डी को धूप का विटामिन यानी कि सनशाइन विटामिन कहा जाता है। दूसरा, भोजन के माध्यम से जो कैल्शियम तथा फास्फोरस लेते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने का काम होता है, उसके सिद्धांत पर विटामिन डी काम करती है। अब विटामिन डी के कारण होने वाले रोग, विटामिन डी के कारण होने वाले प्रमुख रोग। विटामिन डी के कमी के कारण छोटे बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेटिस नामक रोग हो जाता है, जबकि बड़ों यानी कि वयस्कों में ओस्टिमलेशिया रोग होता है। तो सबसे पहले रिकेटस यानी कि सूखा रोग जब बच्चों में भोजन के माध्यम से कैल्शियम तथा फास्फोरस की आपूर्ति नहीं होती, तो इससे कैल्शियम तथा फास्फोरस के न मिलने से हड्डियां कमजोर तथा कोमल लचीली हो जाती है, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती है। कुल मिलाकर ऐसी अवस्था को रिकेटस कहा जाता है। तो रिकेटस जो रोग होता है वो बच्चों में होता है, जबकि ओस्टियोमलेशिया रोग वयस्कों में होता है। जब वयस्कों में कैल्शियम तथा फास्फोरस की उचित मात्रा ग्रहण नहीं की जाती तो इनमें भी हड्डियां लचीली हो जाती है और कमजोर हो जाती है। ओस्टियोमलेशिया का सबसे ज्यादा प्रभाव रीढ़ की हड्डी यानी कि कमर की हड्डी पर पड़ता है। इसी के कमी के कारण बुढ़ापे में अधिकांश कमर की हड्डी मुड़ जाती है, यानी कि कमर मुड़ जाती है। अधिकांश जो इसका कारण होता है वो विटामिन डी के कारण ही होता है। विटामिन डी में जो रोग होता है ओस्टियोमलेशिया, उसके कमी के कारण पुरुषों में क्या होता है, कमर की हड्डी यानी कि रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। तो दो रोग महत्वपूर्ण है, रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया। नंबर तीसरा टिटेनी नामक रोग। अब विटामिन डी के संश्लेषण के लिए कौन से महत्वपूर्ण है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है यानी कि कैल्शियम का उत्सर्जन अधिक होने लगता है तो टिटेनी नामक रोग हो जाता है। जब शरीर में कैल्शियम का उत्सर्जन अधिक होने लगता है तो टिटेनी नामक रोग हो जाता है। और अगला है सीलियक रोग। सीलियक रोग
सीलियक रोग में हड्डियां विकृति रूप हो जाती हैं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डियों की विकृतियां आ जाती हैं। यानी कि सीलियक रोग में अगर विटामिन डी यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस नहीं उचित ग्रहण कर रहे तो उसमें सीलियक रोग हो जाता है। इस सीलियक रोग में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस सीलियक रोग में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग हो जाती है। ऐसे रोग को सीलियक रोग कहा जाता है। तो ये विटामिन डी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब जानते हैं विटामिन ई। विटामिन ई विटामिन ई विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इसके महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं, तेल, अंकुरित बीज, सोयाबीन, अंडे की जर्दी इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी कि भोजन के माध्यम में गेहूं, तेल, अंकुरित बीज, सोयाबीन, अंडे की जर्दी होनी चाहिए। इनमें भी अंकुरित गेहूं या अंकुरित चने या फिर अंकुरित दालें ये होनी चाहिए। तो विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इसकी कमी से बंध्यता रोग हो जाती है। बंध्यता रोग जानने से पहले थोड़ा सा विटामिन ई के बारे में, इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को, क्योंकि यह जनन क्रियाओं में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि विटामिन ई जनन क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है? क्योंकि अगर विटामिन की कमी हो जाती है शरीर में तो शरीर में बंध्यता आ जाती है। बंध्यता का मतलब है व्यक्ति का नपुंसक हो जाना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुषों में नपुंसकता का कारण यानी कि उनमें शुक्राणु तथा शुक्र नलिका प्रभावित होती है, यानी कि उनमें स्पर्म की उचित मात्रा नहीं बन पाती। तथा स्त्रियों में भ्रूण नष्ट हो जाता है, यानी कि कुछ समय बाद स्त्रियों में जो भ्रूण बनता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे उचित मात्रा में ग्रहण करना पड़ता है। इसकी कमी से जो है बंध्यता आती है, और जो इसके स्रोत ग्रहण करते हैं उसके कारण इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि अगर इसे पर्याप्त मात्रा में ना लिया जाए तो औरतें हो चाहे पुरुष हैं वह बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ई हो गया। विटामिन के, यानी कि विटामिन के जो वसा में घुलनशील है, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसके महत्वपूर्ण स्रोत यानी कि भोजन के माध्यम से जो ग्रहण किया जाता है, जो स्रोत है वो हरी पत्तीदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, अंडे की जर्दी, जिगर तथा पनीर इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता, यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती। शरीर का जब कोई हिस्सा कट जाता है या चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड निकलता है। ब्लड निकलने के 5 से 7 मिनट के अंदर ब्लड क्लोटिंग होने लगती है, यानी कि रक्त का थक्का बनने लगता है। अगर रक्त का थक्का ना बने तो हीमोफीलिया नामक रोग होने की संभावना बनी रहती है। यानी कि जिन व्यक्तियों को हीमोफीलिया रोग होता है उनके ऑपरेशन करने में भी बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड निकलने की संभावना रहती है।
यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग नहीं बन पाता, जिसके कारण हीमोफीलिया रोग हो जाता है। असल में ब्लड में कुछ प्रोटीन पाई जाती है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाई जाती है। जब उनकी कमी यानी कि उनका अभाव हो जाता है तो रक्त नहीं बन पाता, उसकी क्लोटिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण हीमोफीलिया या रक्त का थक्का नहीं बन पाता, हीमोफीलिया रोग कहा जाता है। इस विटामिन को रक्त स्त्राव रोधी विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि यह जो रक्त का स्त्राव होता है, यानी कि जो किसी स्थान से ब्लड के कटने से, कहीं शरीर का कोई अंग कटने से जो ब्लड निकलता है उसके स्त्राव को रोकता है, यानी कि इसे रक्त स्त्राव रोधी विटामिन भी कहा जाता है, फिलोक्विनोन विटामिन यानी विटामिन के को। अब जानते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, ये तो वसा में घुलनशील विटामिन हो गया। अब जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी, दो विटामिन है, विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील है ये, और बाकी जो भी आपको पढ़ाए जैसे ए, डी, ई, के, ये वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन है। तो सबसे पहले जिस विटामिन की खोज की गई थी वो विटामिन सी था। अब जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, विटामिन बी के बारे में भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, क्यों, इसके कई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई सारी विटामिन हैं, इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन सी को पढ़ेंगे। सबसे पहले जिस विटामिन की खोज की गई थी वो विटामिन सी की खोज हुई थी। इसकी खोज होल्कर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन सी की खोज होल्कर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जितने भी खट्टे फल हो गए, खट्टी सब्जियां हो गए, उनमें विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। या खट्टे रसदार फलों में जैसे नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, मौसम्बी, हरी पत्तेदार सब्जी, आलू, टमाटर में पाया जाता है। विटामिन सी जितने भी खट्टे रसदार फल हो गए उन फलों में या सब्जियों में विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। आमतौर पर जो जल में घुलनशील विटामिन होती है उनका संचय या वे शरीर में जमा नहीं हो पाती, या तो वह पेशाब के माध्यम यानी कि मूत्र के माध्यम से निकल जाती है या फिर किसी और कारणों से निकल जाती है। इसलिए जब भी किसी सब्जी को काटना हो तो सबसे पहले उसका छिलक उतारकर उसे धो लेना चाहिए और फिर काटकर सीधा बना लेना चाहिए, फिर बाद में उसे धोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें से विटामिन सी तथा विटामिन बी निकल जाते हैं। यानी कि विटामिन बी तथा सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में सबसे महत्वपूर्ण होता है घाव का ना भरना। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? घाव का ना भरना। यानी कि अगर शरीर पर कोई घाव हो जाता है तो उसे भरने में महीनों लग जाते हैं। और स्कर्वी रोग में हड्डियों का मैट्रिक्स टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, दांत टूटने लगते हैं, दांतों का गिरना, हड्डियों का टूटना, ये सब हड्डियों का ठीक से काम ना करना, ये सब स्कर्वी रोग की पहचान होती है। यानी कि जो दांतों का डेंटिन होता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम करता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। इसकी कमी से जो स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग की ये पहचान है, जैसे दांतों से खून आना, दांतों का डेंटिन सही से काम ना करना, दांतों की हड्डियां गलना और शरीर की हड्डियां गलना और घाव का ना भरना,
यह विटामिन सी यानी कि स्कर्वी रोग जो होता है उसकी पहचान होती है। विटामिन सी शरीर में क्या करता है, जो शरीर में उत्तक यानी कि टिश्यू पाए जाते हैं उनका मैट्रिक्स तैयार करना यानी कि उनका डिजाइन तैयार करना, हड्डियों का मैट्रिक्स यानी कि डिजाइन तैयार करना। विटामिन सी शरीर में कोलेजन तंतुओं का निर्माण करती है, कोलेजन तंतुओं का निर्माण करती है संयोजी उत्तक के तहत, यानी कि संयोजी उत्तक जो बनते हैं उनमें कोलेजन तंतुओं का निर्माण करती है। कोलेजन तंतु जो शरीर में पाए जाते हैं, आपने देखा भी होगा बुढ़ापे में शरीर की त्वचा ढीली पड़ जाती है, उनकी ढीली पड़ने का कारण कोलेजन तंतु ही होता है। कोलेजन तंतु का नष्ट होना या खत्म होना होता है, जो त्वचा ढीली पड़ जाती है वह कोलेजन तंतु जो होते हैं शरीर में टूटने लगते हैं, यानी कि ये विटामिन सी एक महत्वपूर्ण विटामिन है। अब जानते हैं विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी विटामिन है, जैसे B1, B2, B12 बहुत सारी विटामिन है। सबसे पहले जानते हैं विटामिन B1 यानी कि थायमीन के बारे में। विटामिन B1 यानी कि थायमीन। विटामिन B1 यानी कि थायमीन। फंक नामक वैज्ञानिक ने थायमीन विटामिन को चावल के छिलके से प्राप्त किया था। B1 यानी कि थायमीन को चावल के छिलके से प्राप्त किया था। इसके महत्वपूर्ण स्रोत है मूंगफली, तिल, दालें, सब्जियां, अनाज के छिलके, चावल के छिलके, चावल के दाने इसके महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन B1 के, यानी कि थायमीन विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसकी कमी से लकवा यानी पैरालिसिस तथा बेरी रोग हो जाता है। लकवे रोग में क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि जो मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी जब पेशियों की गड़बड़ाहट हो जाती है यानी कि पेशियां गड़बड़ा जाती है तो लकवा यानी कि पैरालिसिस रोग हो जाता है। और बेरी रोग में हृदय की धड़कन कम होकर बंद हो जाती है, अपच हो जाती है तथा कब्ज हो जाती है। इन तीनों को, हृदय की धड़कन कम होना या नष्ट होना, अपच होना तथा कब्ज होना, इसे बेरी रोग कहा जाता है। ज्यादा शोथ होने के कारण यानी कि ज्यादा शोध होने के कारण इसे शोथरोधी विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि थायमीन विटामिन को। थायमीन विटामिन सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि चावल के छिलके में कौन सी विटामिन पाई जाती है, अनाज के छिलकों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, यानी कि थायमीन विटामिन पाई जाती है। जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, जो उनका ज्यादा सेवन करते हैं, उनमें बेरी रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो थायमीन की कमी के कारण बेरी रोग तथा लकवा रोग हो जाता है। अब विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसके स्रोत हो गए पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, दूध, मांस, इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसकी कमी से जो रोग हो जाते हैं त्वचा का फटना, जीभ का फटना, मुंह का फटना, आंख का लाल रहना, इससे होने वाली बीमारियां हैं, यानी कि विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से होने वाली बीमारियां हैं। और इससे एक बीमारी हो जाती है किलोसिस होते हैं, यानी कि मुंह के कोण फटने लगते हैं, मुंह के कोण फटने लगते हैं। इसे ही किलोसिस नामक रोग कहते हैं, इसे ही किलोसिस नामक रोग कहते हैं। अब विटामिन B3 को पैंटोथेनिक अम्ल या पैंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, यानी कि भोजन के माध्यम से जो ग्रहण करना पड़ता है उनमें दूध, मांस, पनीर, हरी सब्जियां विटामिन B3 के लिए उपयोगी होती है। इसे पैंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से चर्म रोग, बाल सफेद होना, जनन क्षमता कम होना,
इससे होने वाले रोग है चर्म रोग, यानी कि शरीर की त्वचा पर, चाहे वो खारिश हो, लाल दाने हो, इन्हें चर्म रोग कहते हैं, इसकी कमी से हो जाते हैं। और विटामिन B5 यानी कि निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक एसिड, इसके महत्वपूर्ण स्रोत हो गए मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, विटामिन B5 के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। पेलाग्रा में क्या होता है, त्वचा मोटी हो जाती है अपनी जगह से, या फिर त्वचा पर दाद हो जाते हैं। ये पेलाग्रा नामक बीमारी की पहचान होती है कि पेलाग्रा होने से त्वचा मोटी, जीभ मोटी हो जाती है और त्वचा दाद भी हो जाता है, उसे पेलाग्रा कहा जाता है। अब विटामिन B6 यानी पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन विटामिन B6, इसके महत्वपूर्ण स्रोत हो गए मांस, अंडा, दूध, अनाज, इसके महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि शरीर में खून की कमी आ जाती है। खून की कमी आने से यानी कि आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कणिकाएं का कम बनती हैं, जिससे एनीमिया हो जाती है। एनीमिया आमतौर पर गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा होता है या दूध पिलाने वाली माताओं को ज़्यादा होता है, उनमें एनीमिया रोग हो जाता है। इसलिए डॉक्टर उन्हें विटामिन डी, जिसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस होता है, वो सिरप लिखते हैं। और जो हीमोग्लोबिन, शीशी पर लिखा रहता है हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन यानी कि खून को बढ़ाता है, रक्त में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाता है, उनमें डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है सिरप। अब विटामिन B12, विटामिन B12 एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसके महत्वपूर्ण स्रोत मांस, कलेजी, जिगर, दूध, हरी सब्जियां इसके महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी कमी से पांडुरोग तथा पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। पर्निशियस एनीमिया क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन में आरबीसी की संख्या बहुत ही कम हो जाती है तो उसमें विटामिन B12 है, तो विटामिन B12 का उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है ताकि हीमोग्लोबिन सही से काम कर सके, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं सही से काम कर सके। उसके लिए विटामिन B12 का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे पर्निशियस एनीमिया होता है। इस विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक तत्व, कोबाल्ट CO नामक तत्व पाया जाता है, यानी कि ये एक चुंबकीय पदार्थ है कोबाल्ट। जैसे आयरन यानी Fe है चुंबकीय पदार्थ, उसी आयरन क्या करता है, खून की कमी को पूरा करता है, इसी प्रकार कोबाल्ट भी खून की कमी को पूरा करता है। तो दोस्तों ये हो गए विटामिन्स। विटामिन ए तथा बी की खोज मैकुलन ने की थी, विटामिन सी की खोज होलगर ने की थी तथा विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। दोस्तों ये बायोलॉजी की पहली क्लास है, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।